6 में उसने ऑब्जेक्टिव्स बताए कि हम आगे कैसे काम करेंगे। तब तक तो हमारा थोड़ा सा जो है इंडिया की एक पाथ जो है सेट किया जा चुका था कि कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट होगी, और उसमें उसने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर एम्फेसाइज। मतलब उसमें क्या हुआ, 1956 में देखो कुछ भी हमारे यहाँ इंडिया में उस वक्त अवेलेबल नहीं था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना रोड्स थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि, हाँ सब, हाँ उसी दिन की डालो, उसी दिन की डालो। तो उसमें हमने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि उस वक्त इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी बेसिक सुविधाएं जिससे कि कोई बिजनेस चल सकता है, आधारभूत सुविधाएं। यानी कि जैसे एक अच्छी रोड, अब रोड कोई बिज़नेस चलाना है तो बिज़नेस की फैक्ट्री तो चलो बिज़नेस का ऑनर सेटअप कर लेगा, लेकिन रोड, अगर रोड्स अवेलेबल नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है एक जगह दूसरी जगह से, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है, या कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो ये वाली जो सुविधाएं हैं, ये अगर सुविधाएं होंगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, तभी जो है प्राइवेट सेक्टर के बिज़नेस काम कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला डिसाइड यही किया कि पब्लिक सेक्टर को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और पब्लिक सेक्टर सबसे पहला काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का करेगी। क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ होती हैं ख़ास तौर पर, उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कि इंडिविजुअल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था इतना पैसा इन्वेस्ट करना। बहुत ही क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ जो आम पब्लिक थी, आम पब्लिक के पास भी, जनरल पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपना जो है अपनी जो उनकी अपनी एसेंशियल आइटम्स हैं उनको भी पूरा कर सके, और सेव करके इन्वेस्ट भी कर ले, इतना पैसा किसी के पास नहीं था। तो पब्लिक सेक्टर ही ये काम कर सकता था, यानी गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने ये सब काम अपने जिम्मे लिया, अपने लिए उन्होंने इसको किया, फाइनल किया। लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी छोड़ दिया। अब 1991 में फिर एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। 1956 के बाद बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए गए, और एकदम से दोनों सेक्टर्स के जो रोल्स थे वो दूसरों से इंटरचेंज कर दिए गए। ठीक है, तो देखो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी फ्रॉम ऑल द अर्लियर पॉलिसी। कैसे डिफरेंस थी कि उसमें जैसे 1956 में पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया था, उसको इम्पोर्टेंस दी थी, तो 1991 में उन्होंने जो इम्पोर्टेंस है वो पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर को वो इम्पोर्टेंस दे दी। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने मेजर रोल दे दिया, और जो डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट में ने जो 1956 में जिन जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया था, या जिन बिजनेस हाउसेस को गवर्नमेंट ने खोला था, स्टार्ट किया था, अपनी पैसा इन्वेस्ट किया था, उन सारे सेक्टर्स में से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके पैसा निकालना शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अलाउइंग ग्रेटर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर। 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने रोल तो दे दिया, उनको ये तो अलाउ कर दिया कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ कर लें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने रेगुलेट कर दिया था। यानी गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से उनको बहुत कंट्रोल कर रही थी, वो फ्रीडम नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर खुलकर काम नहीं कर पा रहा था। पैसा इन्वेस्ट करने पर लिमिट थी, हर चीज़ को कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को 1991 की पॉलिसी में चेंज कर दिया। अब जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, और पब्लिक सेक्टर में से धीरे धीरे पैसा निकालकर गवर्नमेंट को अब उन सब कामों से फ्री कर दिया जो कि वो 1956 में किया करती थी। अभी आप आगे ये सारा इस चैप्टर में पढ़ोगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, साथ में क्या था 1956 में, क्योंकि हम अभी इंडिपेंडेंट होकर शुरू चुके ही थे,
तो गवर्नमेंट उस वक्त ये नहीं चाहती थी कि दोबारा से कोई और कंट्री आकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे और धीरे धीरे हमारे ऊपर दोबारा से हम उसी तरह से गुलाम बनते जाएं, या एक हो कॉलोनलाइजेशन दोबारा ना हो जाए। उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में फॉरेन यानी बाहर के लोगों का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करने पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। लेकिन 91 की जो पॉलिसी आई उसमें उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी परमिशन दी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें बाहर के लोग भी इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आज आप सुनते होंगे मल्टीनेशनल कंपनी है, या आपने कहीं पर सुना होगा आपके कोई भी, जैसे आपके कोई आसपास में कोई आपका जानकार किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिसकी बाहर ब्रांचेज हैं, या आपने कई बार सुना होगा कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वो अमेरिका की शिफ्ट में काम कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आजकल आप लोगों के टाइम में आप देख रहे हो कि बहुत हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है 1991 से पहले नहीं थी। 91 में गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तब उसके बाद यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपना सेटअप बनाना शुरू किया। और इस तरह से आज आपको जो हम लोग सीन देख रहे हैं वो सारा 1991 की पॉलिसी के बाद के चेंजेस हैं, जो कि आप आज इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हो, वैरायटी ऑफ जॉब्स देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने 1991 की पॉलिसी में की। अब देखो फॉर्म्स ऑफ जो है ये आप पढ़ोगे इसमें, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइजेज। तो देखो बेटा, जैसे मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर में बताया था 5 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यानी अगर प्राइवेटली आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, आप जॉइंट हिंदू फैमिली के रूप में काम कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में काम कर सकते हो, और साथ में जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के रूप में काम कर सकते हो। उसी तरह से अगर हमें गवर्नमेंट को जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ करनी होती है, यानी बिज़नेस एक्टिविटीज़ की बजाय हम कहेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करनी हो, तो गवर्नमेंट भी 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है। देखो, इन द पब्लिक सेक्टर एज इट ग्रोज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ इट इज़ टू बी ऑर्गेनाइज और व्हाट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट शुड टेक। द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बनाने में मेजर रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही सारा उसमें पैसा लगाती है। द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल, इट्स ऑफिसेज, एम्प्लॉयज़ एंड दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली में क्या होता है, गवर्नमेंट उसमें फाइनेंस लगाती है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। तो मिनिस्टर्स खुद काम नहीं करेंगे, तो वो अपने अंडर उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर रखे हैं, और वो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अंदर रहते हुए उनको डिसीजंस को फॉलो करते हुए एक तरह से गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स होते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, हम लोग आपको कहते हैं जैसे ऑर्डर आएगा हम आपको बता देंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कूल है, और उसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हमें गवर्नमेंट जैसा भी गाइड करती है हम आपको उसी तरह से फॉलो करते हैं। For this purpose, public sector enterprises were formed by the government to participate in the economic activities of the country. तो एक तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाई जाती हैं, और दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन टूडेज लिबरलाइज्ड कम्पिटिटिव वर्ल्ड। कि आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत लिबरलाइज्ड है। लिबरलाइज मतलब जहाँ पर लोगों को बहुत फ्रीडम है, लेकिन आपस में एक दूसरे में कंपटीशन भी है, तो वो सब हम करते हैं। और ये जो है गवर्नमेंट की ओन्ड होती है, और ज़्यादातर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी आंसरेबिलिटी होती है। और देखो, ये आपको एक ये चार्ट भी दिख रहा है, जैसे इंडियन इकोनॉमी को दिखाया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सेक्टर के अंडर स्टार्ट की जाती है। इसके बारे में आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। और प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपको देखो ये दिखाई दे रही है 5 तरह की, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये कंपनी फिर 2 तरह की होती है, ये भी मैं आपको, ये पूरा चार्ट मैंने आपको आपकी जब सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तब आपको ये समझाया था। चलिए अब हम 1 बाय 1 करते हैं। देखो, सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं?
देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने बहुत टाइम पहले के राजा महाराजाओं के भी केस सुने होंगे, की कहानियाँ सुनी होंगी, तो आपने सुना होगा एक मंत्री था। आपने कभी सुनी है अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री था, है ना। आज भी आप सुनते होंगे कि ये शिक्षा मंत्री हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आज भी वर्ड हम मिनिस्टर जो वर्ड यूज़ करते हैं, मिनिस्टर पुराने ज़माने में हम उनको मंत्री बोल देते थे, आज हम उनको इंग्लिश में मिनिस्टर और हिंदी में आज भी उनको हम मंत्री कहते हैं। तो पहले के राजा महाराजा भी अपने अलग अलग मंत्री अपॉइंट करते थे अलग अलग कामों के लिए। वहाँ उनके यहाँ भी कोई सेनापति होता था, कोई महामंत्री होता था, कोई मंत्री होता था, किसी को वो खजांची बोलते थे। तो अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता था और वो उस राजा की पूरी ऑर्गेनाइज मतलब एक तरह से पूरे राज्य के बारे में वो डिसीजन लेते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट किंग। ठीक है, अब वही चीज़ हमारे यहाँ भी चल रही है, इस वक्त भी चल रही है। अब हम उनको कैबिनेट्स बोल देते हैं। ठीक है, कैबिनेट्स एक्चुअली में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो देखो ये दिखाई दे रहा है, दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इट्सेल्फ। ठीक है, तो ये आज भी डिपार्टमेंट बनते हैं या उसको हम मिनिस्ट्री बोलते हैं और उसका एक मंत्री अपॉइंट कर दिया जाता है जिसको हम मिनिस्टर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट फंड फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी काम वहाँ पर होता है, तो एक तरह से वो सारा काम गवर्नमेंट जो भी काम करवाना हो इन डिपार्टमेंट के थ्रू शुरुआत करती है, गाइडलाइंस देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है और फिर धीरे धीरे वो पूरी कंट्री में फॉलो की जाती हैं। दे हैव नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। बेटा, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो अपने आप डिसीज़न ले सकते हो, अपने आप जो भी उनको सही लगे, जो उनको फ़ायदेमंद लगे, अगर वो अपने आप ऐसे डिसीज़न ले सकते हो, खुद से सारा फाइनेंस कलेक्ट करते हो, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस। लेकिन जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये ऑटोनॉमस नहीं होती। ठीक है, ऑटोनॉमस नहीं होती का मतलब क्या है कि इनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फाइनेंस है, वो डेली बेसिस पर आता है। उनको वो अपने आप से कोई भी डिसीज़न खुद से फॉलो नहीं कर सकती। इनके पास हर चीज़ रिटर्न में आती है, इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आती है और वो काम करती हैं। ठीक है, एंड सच आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविटी एंटिटी। ये अपने आप में एक मतलब पूरी एक अपने नाम से इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाती। जैसे आपके जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आपको जितने भी स्कूल्स हैं उनको आपको सबको आप एक ही नाम से जानोगे, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कोई शक्ति नगर में हो गया, कोई रूपनगर में हो गया, या एसकेवी के नाम से जानोगे। तो सभी स्कूल को हम केवल एरिया से पहचानते हैं, किसी भी स्कूल का अपना कोई नाम नहीं है। ऐसे अगर आप रेलवे को देखोगे तो रेलवे का अपना नाम है, रेलवे, बस ये वाली रेल अपने आप में उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको हम रेलवे के नाम से ही जानते हैं। और द एक्ट थ्रू दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़ आर नोन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और जो भी इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उसके एम्प्लॉयज़ को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई बोलते हैं। These undertakings may be under the central or the state government and the rules of central and state governments are applicable। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट, जैसे आपको पता है ना, हमारे इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, एक स्टेट गवर्नमेंट चलती है। पता है बेटा आपको ये सब चीज़ें? बच्चे, आपने एसएसटी में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं? 3 टियर गवर्नमेंट। बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? कोई बोल ही नहीं रहा। तो चलिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और इसके एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और ये जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, इनके फीचर्स देखो आप कि इनके फंड्स, जो इनमें जो काम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है और बजट के थ्रू गवर्नमेंट देती है।
इनको भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का इनका अकाउंट्स चेक करती है, ऑडिट करती है, जो पैसा गवर्नमेंट इनको देती है वो देखती है कि उसके अकॉर्डिंगली खर्च किया गया है या नहीं किया गया। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड आर देयर and their recruitment and conditions of service are the same as that of other employees directly under the government। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी गवर्नमेंट करती है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। और इसमें जो मेन जो हेड होते हैं उनको हम आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं। कभी नाम सुना होगा आपने आईएएस ऑफिसर्स, यूपीएससी एग्ज़ाम्स वगैरह का। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब आईएएस ऑफिसर्स उसके अंदर जो हैं डिसीज़न मेकिंग उसमें आते हैं। और बाकी के जो इसमें एम्प्लॉयज़ हैं हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। और ये मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होते हैं। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री मतलब वही कैबिनेट, जिस कैबिनेट के अंडर ये काम कर रहे हैं ये उनको अकाउंटेबल यानी जवाबदेही होती है इनकी कि हमने ये गलत किया या ये सही हुआ या गलत हुआ, इसकी जवाबदेही उसी मिनिस्ट्री को होती है।